हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के लास्ट 4 टॉपिक, आर्टिकल 33, 34 और 35, जो कि आपके एक पार्ट होंगे किसके, फंडामेंटल राइट्स के। अभी तक ये हमारा फंडामेंटल राइट्स का लास्ट टॉपिक है। इसके हमारे कुछ 4 जो मेन 3 आर्टिकल्स थी जिनमें अंदर आपकी फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है। छीना जा रहा है इन द सेंस कि ये 3 आर्टिकल ऐसी हैं जो आपसे वो पावर्स, जो स्वतंत्रता आपको दी गई है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आपको जो अधिकार दिए गए हैं, जो राइट्स दिए गए हैं, उनको कहीं ना कहीं से छीना जा रहा है। ठीक है, छीना किस तरीके से जाएगा? तो आपकी आर्टिकल नंबर 33 ये कहती है आपको कि सारी पावर्स जो पार्लियामेंट आपको पावर्स और राइट्स की पावर्स दे रही है, वो कुछ चीज़ों में या फिर कुछ अंगत चीज़ों के अंदर उनको रद्द किया जाएगा। किस तरीके से? जैसे कि आर्म फोर्सेस है, उनका खुद का एक लॉ होता है। ठीक है, उन लॉ के अकॉर्डिंग ही वो लोग चलते हैं। ठीक है, अगर आप लोग आर्मी में जाओगे तो वहाँ जाके आपको बोला जाएगा कि भाई ये चलो वो करो, चलो वो करो, चलो ये करो, चलो वो करो, तो वो उनका खुद का एक नियम लगता है। उनके खुद के कैंप के अंदर खुद का एक नियम होता है। ठीक है, आप वहाँ जाके ये नहीं कह सकते कि सर अकॉर्डिंग टू माई फंडामेंटल राइट्स आप मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। वो मारेंगे, मार के तोड़ देंगे। ठीक है, वहाँ बोलना ही मत कभी ज़िंदगी में। दूसरी कौन सी चीज़ होती है कि एम्प्लॉय इन द एनी ब्यूरो। अब जो ब्यूरो मतलब कि इसमें आपका आ गया CBI, IB, रॉ, जितनी भी इंटेलिजेंस वाली जो चीज़ें हैं ना, जो ब्यूरो में काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, याद रखना मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहा हूँ। जो ब्यूरो में काम करते हुए इंसान होते हैं ना, एम्प्लॉयज़, उनको एक स्वतंत्रता दी गई है किस चीज़ की, कि वो अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उनको पावर दिया गया है आर्टिकल नंबर 33 के अकॉर्डिंग कि अगर वो देश के हित में होगा तो वो किसी को अपनी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं करेगा। वो कभी पब्लिक प्लेस पे आके ये नहीं कह सकते हम लोग इस मिशन पे गए थे और हमने इस मिशन पे इतने लोगों को मारा, इतना कुछ काम किया और ये हम लोग ये डॉक्यूमेंट लेके आए। कभी नहीं कर सकते आप लोग। आपने मोस्ट ऑफ मूवीज देखी होंगी, टाइगर जिंदा है, टाइगर 1, टाइगर 2, वो खाली फिल्मों में। भाई रियल लाइफ में उनकी जो रियल स्टोरीज है वो आज भी हिडन है। हाँ, कहीं से कहीं लीक हो गया, कोई फाइल लीक कर दी, कुछ हो गया, किसी ने आके उसके बारे में कुछ बयान दे दिया, तो अब पूरी चीज़ अलग हो जाती है। बट मूवीज़ हैं, रियलिटी है, तो कभी उन दोनों को मिक्सअप मत करना। ठीक है, बहुत सारी मूवीज़ होती है जिनको आप लगता है कि जैसा मूवी में हुआ वो सेम टू सेम इंसिडेंट वहाँ पे भी रियल लाइफ में हुआ होता है। नहीं, कुछ चीज़ें होती है जो वो लोग ऐड ऑन करते हैं और कुछ चीज़ें होती है जो रियलिटी में हुई नहीं होती हैं। ठीक है, तो वो आर्टिकल होता है आपका एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट इन एनी ब्यूरो, किसी ब्यूरो के अंदर कोई भी व्यक्ति काम कर रहा हो तो उसके पास स्वतंत्रता है, उसके पास इंडिपेंडेंट है कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकता है। ठीक है, वो पब्लिक प्लेस पे आके नहीं बोल सकता है। ओके, ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लास्ट जब सुशांत सिंह राजपूत जी मरे थे, आई एम ए बिग फैन ऑफ द हर। ठीक है, उनका मैं बहुत अच्छा फैन था। जब वो मरे तो मीडिया ने उनको किस किस रूप में दिखाया वो हम सब ने देखा। ठीक है, किसी ने बोल दिया कि भाई ड्रग्स करता था, कोई बोल दिया कि डिप्रेशन का शिकार था, कोई बोल दिया कि 4-5 गर्लफ्रेंड थी, उनके ऊपर खर्चा कर रहा था, एक रॉयल जिंदगी जी रहा था, ये था वो था। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला। उसके बाद आया आर्टिकल नंबर 33। क्या कहा गया? इसका यूज़ पता कब हुआ? इसका यूज़ सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में नहीं हुआ था। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये सब हो रहा था तो पब्लिक चाहे तो आर्टिकल नंबर 33 के ऊपर जाके मीडिया को रोक सकती थी कि भाई आप ये सब बयान नहीं दे सकते हो। ठीक है, ये एक नियम है। बट इसका यूज़ कब किया गया पता है आपको? इसका यूज़ हुआ कि जब एक पब्लिक टीवी ने, जहाँ पे वो कहते हैं ड्रग्स दो, याद है आपको? बस उस टाइम पे इसका यूज़ हुआ था टेलीकॉम सिस्टम का, कि आप ऐसे बयान इतने ऑफिशियल नेशनल चैनल पे आप जाके ये सब नहीं कर सकते हो, ये आपकी शोभा नहीं देता है। ठीक है, वहाँ पे भी आपको पावर्स दी गई हैं कि भाई हम इसको मिटा सकते हैं। उनको फालतू की जो कहते हैं ड्रग्स दे, वो सब नहीं होता भाई। आप एक रिपब्लिक टीवी पे बैठे हो, आप नेशनल टीवी पे बैठे हो, आप वहाँ जाके ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। ये एक चीज़ है, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। एक और चीज़ कि जो वो लोग कहते हैं ना मीडिया वाले कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमको पावर्स दी गई है, पावर दी गई है। भाई एक चीज़ याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मीडिया को लेके कोई भी आर्टिकल्स प्रेजेंट नहीं किया गया है अभी तक। ठीक है, उन्हें कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में उनका जिक्र कहीं नहीं है। याद रखना वो चीज़। ओके,
कुछ चीज़ों में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 21 के आसपास उनका एक जिक्र किया हुआ है, राइट टू मीडिया करके, ठीक है। उसके अंदर भी कहीं लिखा नहीं है कि आप लोग पब्लिक प्लेस पे जाके आपको जो करना आप कर सकते हो, नहीं। जब आर्मी वाले खुद का एक नियम है कि वो लोग नहीं बाहर निकल के अपनी आइडेंटिटी या फिर अपने नियम दायरे में रह सकते हैं, जब ब्यूरो वाले भी अपने नियम दायरे में रह सकते हैं, तो आपको तो भाई डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है, तो भी आप तो अपनी मर्यादा में रहो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 33, जिसके अंदर ये कहा गया है कि इनको अपनी मर्यादा में रहना होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर ये अपनी मर्यादा के बाहर निकलेंगे तो इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 34 के ऊपर, जो कि आपका मार्शल लॉ, ठीक है। ये मार्शल लॉ कौन लगाता है, आर्मी वाले, ओके। एक और चीज़, जिस भी एरिया में मार्शल लॉ लग जाए एक बार, उस एरिया का पूरा कंट्रोल आर्मी के हाथ में जाएगा। आर्मी किसी के भी घर में विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी इश्यू ऑफ एनीथिंग, वो उसके घर में घुस के उसका सर्च कर सकती है विदाउट एनी परमिशन, ठीक है। फिर वो इंसान कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। मार्शल लॉ इतनी बड़ी पावर है, याद रखना। लास्ट टाइम लगा था जब अपना ये कौन गुरु, अरे वो रेप वाला, वो पंजाबी, याद आया, वो वहाँ पर वो बहुत लोग उसको मानते थे, बाबा राम रहीम वाला, हाँ वो राम रहीम। उस राम रहीम को जब किया गया, उसको अरेस्ट किया गया था, तो बहुत लोगों ने उसको प्रोडक्ट्स में जाके ये कहा था कि हम लोग उसको जेल ना जाने नहीं देंगे, आपको हमारी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। सेकेंड में लगा दिया मार्शल लॉ। जो कह रहे थे ना कि हम लोग लेट जाएंगे, वो करेंगे, वो दिखे भी नहीं वहाँ पे, वो दिखे भी नहीं। क्यों पता है, क्योंकि स्टेट पुलिस होती ना, स्टेट पुलिस, उसको एक एक गोले का हिसाब देना पड़ता है। अगर उनसे भूल से भी अगर ग्राउंड फायर हो जाए ना, तो उनका उसका हिसाब उनको देना पड़ता है कि हाँ भाई हमसे गोली चल गई थी इस रीज़न से, ठीक है। बट मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग जब आर्मी वाले आ जाएं, तो उन्हें किसी भी गोली का हिसाब कहीं नहीं देना है। वो पूरी की पूरी मैगजीन उतार देंगे ना ढू 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 करके, तो उन्हें किसी गोली का हिसाब नहीं देना है। मार्शल लॉ इतनी बड़ी पावर है, आर्टिकल नंबर 34 के अंदर दी हुई है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब आ जाओ अपने लास्ट आर्टिकल, फंडामेंटल राइट्स की लास्ट आर्टिकल है, ओके, आर्टिकल नंबर 35। एक और चीज़ जो मैंने को पहले बताया था, क्या चीज़, कि आर्टिकल नंबर 33, 34, 35 आपके फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं ओवरराइड करती है। ओवरराइड मीन्स उनको हटाती हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट में ये चीज़ें हैं। बट ये अगेंस्ट में किस लिए हैं, क्योंकि इसके अंदर उनके खुद के प्रावधान दिए हुए हैं। इसके अंदर आपका आर्मी, ब्यूरो, टेलीकम्युनिकेशन, मार्शल लॉ, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को हम लोग फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं एडजस्ट कर सकते, ठीक है। आप किसी भी इंसान को ये जाके नहीं बोलोगे आर्मी के अंदर कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं कहीं पे घूम सकता हूँ। तो आप आर्मी कैंप के अंदर बिंदास घूम सकते नहीं है, वो घूमने का एरिया नहीं है। आपको घूमना है शिमला मनाली जाओ यार, आप आर्मी कैंप में तो घूमने जा सकते नहीं हो यार। सिंपल सी कॉमन सी बात है, ये समझ में आ रहा है आपको। ये सिंपल बात है कि कुछ पावर्स को हमने इंक्लूड किया है और कुछ पावर्स को छीन लिया है, और छीनने के पीछे भी रीज़न हमारा ही है कि इनको अच्छे से प्रोटेक्शन मिल सके। अगर आप ये बोल देंगे कि यहाँ पे ठीक है आर्टिकल नंबर 33 से आर्म फोर्स को हटा दो, तो क्या होगा, कल उठ के कोई भी जाके व्लॉगर जाके बोलेगा कि आज मैं इस छावनी में आया हूँ, इसमें इतने सैनिक हैं, इसके अंदर वो सैनिक है, इसके अंदर ये सैनिक है। मतलब इनडायरेक्टली आपने उसकी पूरी की पूरी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी कि उस कैंप के अंदर कितने सैनिक हैं, कितने टैंक है, कितनी आर्मी है, कुछ भी है, आपने वो जाके सोशल मीडिया पे अपडेट दे दी है। मतलब अगर कल उठ के अगर किसी आतंकवादी को उस पर हमला करना होगा तो प्रिपेयर होकर आएगा कि हाँ भाई इसके अंदर इतने 50 सैनिक हैं, इसके अंदर इतना गोला बारूद है, अगर मैं इसको मारना हो तो मैं इससे डबल गोला बारूद लेके जाऊंगा, और मैं अपने 100 आतंकवादी लेके आऊँगा, फिर 10 आतंकवादी ऐसे लेके आऊँगा जो उन 50 पे भारी पड़ जाए, राइट। तो वो सब चीज़ें ना हो, और वो सब चीज़ आगे का सोचने के लिए हम लोगों ने उनको यहाँ से हटा दिया था, ठीक है। ये आम जनता के लिए नहीं है, ये कॉमन पब्लिक के लिए नहीं है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें 33, 34 और 35। 35 क्या कहता है, 35 एक पावर देता है, किसको देता है, पार्लियामेंट को। वो पावर क्या है, वो पावर ये है कि भाई पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइट नहीं करेगा, उनको इफेक्ट नहीं करेगा, बट उनको पावरफुल बनाने के लिए उसमें चेंजेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि राइट टू स्पीच बोल दिया हो, राइट टू एक्सप्रेशन दे दिया हो, तो उसके अंदर आप कोई भी बाहर का इंसान आके यहाँ पे आके अपना फ्लैग झंडा हिलाता रहेगा, ठीक है। पाकिस्तान का कोई भी इंसान आके इंडिया के अंदर आके अपना झंडा खिलाएगा, यूं करके अपनी भावनाओं को व्यक्त करेगा, कर सकता है, उसमें मना नहीं है। बट अगर वो उसके खिलाफ वहाँ जाके बोलेगा कि नहीं भाई अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ तो मेरे को यहाँ पे रहने की सिटीजनशिप दो, तो हम उसको नहीं दे सकते हैं, ठीक है। वो सारी पावर्स
किसके पास होंगी? पार्लियामेंट के पास। और पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो उनको और पावरफुल और फिर उनको और स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवा सकता है किसी भी एरिया के अंदर। कौन सी आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 35 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये होगी आपकी 3 आर्टिकल 34, 35, 36, 33, 34, 35। यह हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स खत्म। और आर्टिकल नंबर 33, 34, 35 किसके अंतर्गत आती है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। याद आया कल जो पढ़ा रहा था मैं, हैवी कॉप्स वगैरह जो पढ़ा था ना, को वारंट वगैरह, वो सब आता है इसी के अंदर आता है, रेमेडीज के अंदर। ओके, एक बार रिवाइज कर लेते कि हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया, उसके अंदर कहाँ से कहाँ तक पढ़े हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ा? हमने 12 से लेके 35 तक, कहाँ से लेकर 12 से लेकर 35 तक हमने फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा। पहला कौन सा था? राइट टू इक्वालिटी। क्या था? राइट टू इक्वालिटी। कहाँ से कहाँ तक? 14 से लेके 18 तक। ओके, फिर आता है वो राइट टू फ्रीडम, 19 से लेके 22 तक। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन, याद आया? कल यहाँ पर मैंने पढ़ाया था, कल ही का टॉपिक है, याद रखना। ये 2 पार्ट दिए हुए हैं पार्ट 1 में। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पूरे दोनों वीडियो को लिंक दे दूंगा, अब ध्यान से उनको रीड आउट, उनको ध्यान से नोट्स उनके प्रिपेयर कर लेना। फंडामेंटल राइट से आपका कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ एग्जाम से पूछते हैं वो लोग, तो आपके इजीली उसमें क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो फ्रीडम कहाँ से कहाँ तक है? 19 to 22 तक। फिर एक्सप्लोरेशन कहाँ से कहाँ तक है आपका? 23 और 24 में है। ओके, फिर आता है राइट अगेंस्ट ऑफ द रिलीजियन, धर्म की स्वतंत्रता किसके अंदर है? 25 से लेकर 28 तक। फिर क्या आता है आपका? कल्चर और एजुकेशन, किसके लिए? माइनॉरिटीज के लिए। कहाँ से कहाँ तक? 29 से 30 तक। ओके, फिर आता है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, मोरारजी देसाई की सरकार निकाला। कौन सा आर्टिकल? 31। निकाल के डाला कहाँ पे? लॉ के अंदर डाल दिया। कौन सा? 301। कौन सा? 301 कह लो, ए कह लो, क कह लो, गुजराती में क कह लो, याद रखना ये चीज़ें हैं। 301 या ए कुछ भी हो, आपका प्रॉपर्टी लॉ कहाँ डाला है? 301 में डाल दिया है। क्यों? अब ये एक हो चुका है कानूनी अधिकार या फिर कानूनी लॉ हो चुका है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का हक लग सकता है। ठीक है, इसका मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि इसको क्यों निकाला गया, इसका रीज़न क्या निकालने का। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसके अंदर आपका क्या क्या आ जाता है? हैवी कॉप्स आ गया, हाँ, किस तरीके कौन से इंसान को पकड़ना है, किस तरीके से पकड़ना है, वो आ गया। फिर आपको ये 3 आर्टिकल्स आ गई, ठीक है, कि कौन जो स्वतंत्रता हमको छीनी जा रही है वो बता दिया मैंने आपको इसके अंदर। तो यहाँ पे होता है आपका पूरा फंडामेंटल राइट्स खत्म। अब आपका शुरू होगा भाग 4 या पार्ट 4, किसके बारे में है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल, याद आया? स्टेट पॉलिसीज, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, वो आपका शुरू हो जाएगा पार्ट 4। कंटिन्यू रहना, सारे पार्ट्स 22 के 22 पार्ट्स मैं कंटिन्यू कराऊंगा, इसमें ब्रेक नहीं लगने दूंगा मैं। ठीक है, जहाँ तक बनेंगे मैं सारे आर्टिकल्स को लाइन में ले रहा हूँ। और हाँ, कुछ लोग के मैसेज आ रहे थे कि सर प्रियम्बल बाकी है, प्रियम्बल बाकी है। तो प्रियम्बल वो पार्ट है जो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, जिससे कि तुम्हें ये सब चीज़ें है ना ईजिली रिवाइज हो जाए एक बार। ठीक है, अगर मैं को प्रियम्बल को पहले करवाता ना मैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ तो लेते हैं तब उनको समझ नहीं पाते। ठीक है, उस समझने के लिए मैं सोचा कि मैं पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पहले करवा देता हूँ एक बार। जब तक पूरे 22 के 22 पार्ट्स खत्म हो जाएंगे तब तक आपको इनमें से पूरा आइडिया आ जाएगा। और आइडिया आने के बाद जब मैं लास्ट में आपको प्रियम्बल्स करवाऊंगा, ठीक है, तो प्रियम्बल्स को सिर्फ ऊपर से पढ़ोगे ना तो भी आपको रिवीजन हो जाएगा कि हाँ भाई ये आर्टिकल का जिक्र यहाँ पे किया हुआ है, तो आप उसको रिलेट कर पाओगे, आप इजीली उसको याद कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं प्रियम्बल्स को लास्ट में कराऊंगा। मेक श्योर कि लास्ट तक रहें आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।